हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज टेरिटरी। आज हम पढ़ने वाले हैं रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट जो कि शुरू होने वाला है अभी लैंड रिसोर्सेस से। ओके, वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज। हम लोग लैंड में रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी। और तो और हम बहुत सारे वेज में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ओके, थस लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ आउटमोस्ट इम्पोर्टेंस। और तो और नेचुरल लैंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है नेचुरल रिसोर्सेस का। It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication systems। और तो और ये बहुत सारे चीज़ों को सपोर्ट करता है जैसे कि ह्यूमन लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, नेचुरल वेजिटेशंस को, वाइल्ड लाइफ को, और तो और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। However, land is an asset of a finite मैग्नीट्यूड, पर लैंड बहुत ही कम है, मतलब एरिया बहुत कम है। इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पजेस विद केयरफुल प्लानिंग। और तो और हमें जो अभी जो लैंड बाकी है, अवेलेबल लैंड है, उसे हमें वेरियस पर्पजेस, बहुत सारे पर्पजेस केयरफुल प्लानिंग के साथ हमें करना चाहिए। ओके, इंडिया हैज लैंड अंडर ए वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स नेमली माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड्स। और तो और इंडिया के अंडर बहुत सारे लैंड मतलब फैले हुए हैं कि जैसे माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स और एंड आइलैंड्स। ओके भाई, एक चीज कर देता हूँ। ओके, हाँ हो गया। माउंटेन, प्लेट्यूज और प्लेन्स। About 43% of the land area is plain, which provide facilities for agriculture। ये जो लैंड एरिया आता है, भाई क्या हो गया भाई, नहीं हुआ क्या? क्या भी हो जाएगा। हाँ हाँ, जो 43% लैंड है वो एरिया इज ए प्लेन। जो 43% प्लेन जो है वो सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को प्रोवाइड करने के लिए, मतलब बहुत हद तक प्रोवाइड करता है। माउंटेन अकाउंट फॉर 30% ऑफ टोटल एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड सच ensure perennial flow of river. Some river provide facilities for tourism and ecological aspects। ओके, जो जो और जो 30% जो माउंटेन है वो प्रोवाइड वो प्रोवाइड कर, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द जो कंट्री के अंडर जो 30% माउंटेन है, और तो और उसमें से बहुत सारे रिवर फ्लो भी करता है, और तो और वहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज भी है टूरिज्म के लिए। ओके, about 27% of the area of the country is the plateau region। और तो और 27% जो है वो प्लेटू रीजन है जहां पे हम बहुत सारे मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट हमें मिलता है। ओके, तो लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड को हम कैसे यूटिलाइज किया जाए। ओके, लैंड रिसोर्सेस आर यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पजेस। जैसे कि हम फॉरेस्ट में यूज कर सकते हैं, मतलब फॉरेस्ट जो है वो हमें बहुत सारी चीजें देते हैं। और तो और फॉरेस्ट का मतलब जो अभी इंडिया में जो मतलब बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। और तो और एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, नॉर्वे फर्स्ट कंट्री हो गया जो कि बैन कर दिया डिफॉरेस्टेशन को। ओके, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, बैरन एंड वेस्टलैंड। और तो और कल्टीवेशन के लिए भी लैंड प्रोवाइड नहीं हो, मतलब ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल नहीं होता। अगर अवेलेबल होता भी तो फर्टाइल नहीं होता है। ओके, बैरन एंड वेस्टलैंड वही बता रहा हूँ, जो बंजर जमीन हो चुका है, जो वेस्टलैंड हो चुका है जहाँ पे कूड़े फेंकते हैं, वहाँ पे पूरा का पूरा जो प्लास्टिक भेजते हैं वो लैंड को फर्टाइल होने में हेल्प नहीं करता। और तो और लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, बिल्डिंग, रोड्स एंड फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। और तो और वहाँ पे एग्रीकल्चर का कोई यूज नहीं है तो फिर वो लोग बिल्डिंग बना देते हैं या फिर रोड, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे चीजेस बना देते हैं जो जिससे चाहिए तो।
अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फॉलो लैंड, मतलब जो और बाकी अनकल्टिवेटेड लैंड रहते हैं जैसे कि परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, जो जहाँ पे जानवरों को लेके ग्रेजिंग किया जाता है वहां पे, वो भी अनकल्टिवेटेड होता है। मतलब वो होता है, मतलब प्लांट्स का होता है, पर फिर भी जो एनिमल्स जाके ग्रेजिंग करते हैं वो खाली खुले मैदान में होता है। ओके, लैंड अंडर मिसलेस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स नॉट कल्टिवेटेड इन नेट्स ऑन एरिया, नेट्स ऑन एरिया मतलब लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री ग्रुप्स नॉट इंक्लूड in the nets on area, cultivable wasteland left uncultivated for more than 5 agriculture years, और जो कल्चरेबल वेस्टलैंड है वहां पे 5 साल तक कोई भी एग्रीकल्चर नहीं होता। ओके, फॉलो लैंड्स, ये फॉलो लैंड्स क्या है? करंट फॉलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। और तो ये करंट फॉलो ये है कि जहां पे 1 साल से कम तक एग्रीकल्चर नहीं होता, वहां वो लैंड को खुला छोड़ देते हैं ताकि वो फर्टाइल हो, फिर उसके बाद जाके मनाया जाए। और अदर देन करंट फ्लो, जो अलग करंट फ्लो से अलग और जो लैंड होता है वो उससे छोड़ दिया जाता है 1 से 5 साल के अंदर, क्योंकि वो उसे फर्टाइल होने के लिए धीरे धीरे फर्टाइल होता है। ओके, net sown area sown more than once in an agriculture year plus net sown area is known as gross cropped area। जो सोन एरिया मतलब जो एरिया सोन करता है और तो उसके मिलाने के बाद जो नेट सोन एरिया भी आता है, अगर वो दोनों मिल जाए तो ग्रास क्रॉप्ड एरिया हो जाता है। ओके, लैंड वो हमें इसका मतलब हमें बाद में जाके समझ में आएगा। Land use pattern in India. The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population density, technological capability and culture and tradition। हम जो लैंड को जो डिटरमाइन होता है वो 2 तरीके से, फिजिकल फैक्टर और तो ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में क्या जाता है? टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर हम फिजिकल फैक्टर के बारे में सोचे तो वो उस रीजन में हमें अवेलेबल होना चाहिए अच्छा, मतलब प्लेन रीजन हो, क्लाइमेट अच्छा हो, मॉडरेट हो, ना कि ज्यादा एक्सट्रीम हॉट एक्सट्रीम कोल्ड ना हो, और तो और सॉइल भी अच्छा होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए, और तो और अच्छे से वाटर भी अवेलेबल होना चाहिए। ओके, और जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं उसमें भी मतलब ध्यान देना चाहिए, वो भी और एक फैक्टर है, जैसे कि पॉपुलेशन कम हो, मतलब एवरेज होना चाहिए, और तो और टेक्नोलॉजी भी अच्छा होना चाहिए, और तो और कल्चरल ट्रेडिशन के लिए भी अच्छा होना चाहिए। ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहां पे अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए, तभी लोग अट्रैक्ट होंगे उस एरिया को। ओके, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया के अंडर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, लैंड यूज डाटा, यहाँ पे हम लैंड को कैसे कितना यूज कर, लैंड यूज डाटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट असम हैज नॉट बीन डन फुली। जो डाटा है आसाम को छोड़ देने से और सारा का सारा मतलब रिपोर्ट मिलता है। ओके, moreover some areas of Jammu Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed। और जो जहाँ पे जो जम्मू कश्मीर का थोड़ा जो पार्ट है ना चाइना और पाकिस्तान ले गए हैं, वहां पे भी सर्वे नहीं हो पा रहा है अच्छे से। ओके, द लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर हैज आल्सो डिक्रीज्ड, और तो जो परमानेंट पेस्चर जो लैंड था वो भी कम होता जा रहा है। और तो हाउ आर we able to feed our huge cattle population on the pasture land and what are the consequences of it। हम लोग कैसे हमारे लैंड को कैटल के लिए भी इस्तेमाल कर सकेंगे और तो और लोगों के लिए, और तो उसका क्या क्या रिजल्ट होगा। मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फ्लो लैंड्स आर नेदर ऑफ पोर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन of such
लैंड इज वेरी हाई। जो फॉलो करंट फ्लो लैंड्स होता है वो अगर वो पूरा का पूरा पुअर क्वालिटी का होगा, जो अगर अगर वहां पे कल्टीवेशन हो रहा होगा तो वहां पे उसका जो लैंड का जो ये हो रहा है मतलब प्रोडक्शन, अगर वहां पर कल्टीवेशन पॉसिबल हो गया होगा तो वो हाई रेट में बिकते हैं। ओके, हेंस दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 to 3 years, and if these are included in the net zone area, then the percentage of NSA in India comes to over 54% of the total reporting area। अगर ये जो लैंड कल्टिवेट हो रहा है अगर वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2, मतलब हर साल अगर एक गुना या 2 गुना अगर मिलता गया 2 to 3 years में, तो फिर ये भी इंक्लूड हो जाएगा नेट जोन एरिया में। और तो परसेंटेज ऑफ एनएसए, मतलब जो परसेंटेज है एनएसए का वो भी बढ़ता चला जाएगा और इंडिया कम्स टू अबाउट 54% ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया, और उसके बाद इंडिया 54% ऑफ टोटल रिपोर्टिंग एरिया पे आ जाएगा। ओके, द पैटर्न ऑफ नोट्स एंड एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जो पैटर्न है नेट जोन एरिया का उसका अलग अलग है एक स्टेट से दूसरे स्टेट। It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana and less than 10% in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Andhra, Andaman and Nicobar Island। जो 80% जो है पंजाब और हरियाणा में मिल जाते हैं, और पर 10% अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर इस जगह पे मिलता है। फॉरेस्ट area in the country is far lower than desired 33% of geographical area। जो हम जो एक्सपेक्ट करते हैं ना 33% रहना चाहिए ज्योग्राफिकल एरिया मतलब फॉरेस्ट इंडिया में, उससे भी कम है फॉरेस्ट इंडिया में। एज इट आउटलाइंड इन द NFP नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में जो 1952 के अंडर हुआ था, पर उस तरह नहीं हो रहा है। 33% मिनिमम रहना चाहिए पर उससे भी कम है इंडिया में। इट हैज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। और अगर 33% से अगर कम है तो फिर इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए मतलब जो इकोलॉजिकल बैलेंस पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर और तो और भारी डैमेज भी हो सकता है। द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंक्स ऑफ द फॉरेस्ट डिपेंड ऑन इट। और तो और जो लाइवलीहुड रहते हैं फॉरेस्ट में वो लोग डिपेंड करते हैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना वो फॉरेस्ट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि वहां से उनका खाना पीना या फिर जो भी फ्रूट्स या फिर कुछ जो अलग अलग मेडिसिन वो सारे फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। ए पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज अ वेस्टलैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। जो और तो और जो बाकी जो लैंड जो एक पार्ट जो होता है उसे नॉन वेस्ट लैंड कर देते हैं या फिर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए कर देते हैं, क्योंकि जो वेस्ट लैंड जो वेस्टलैंड includes rocky, arid and desert areas and land put to other non-agriculture uses includes settlements, roads, railways, industry etc। और जो वेस्टलैंड होता है ना उसमें पूरा का पूरा मतलब बंजर जमीन हो जाता है, और तो और वो कल्टीवेशन के लिए अच्छा साबित नहीं होता है, रॉकी होता है मतलब वहाँ पे ज़्यादा पत्थर होते हैं, और तो और वो डेजर्ट टाइप का रह जाता है। और तो वहाँ पे बहुत सारे चीज जो करते हैं सेटलमेंट कर देते हैं या फिर रोड्स बना देते हैं या फिर रेलवेज का ट्रैक लाइन डाल देते हैं या फिर इंडस्ट्री बना देते हैं। ओके, कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज इट has resulted in land degradation। अगर एक ही लैंड को बार बार यूज करेंगे बहुत टाइम तक तो फिर वहाँ पे और तो और वहाँ पे ज़्यादा मतलब कंजर्व करने का मेजर नहीं लेंगे और मैनेज करने का केयरफुली प्लानिंग नहीं करेंगे तो फिर वो लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है, मतलब उसका फर्टिलिटी कम हो जाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो जाता है, बहुत सारे मतलब वो लैंड के लिए बहुत ही डिसएडवांटेज हो जाता है उसके बाद जो भी आता है।
दिस इन टर्न हैज सीरियस रिप्रिकॉशंस ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। और तो और ये बहुत ही मतलब बुरा है सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए। अगर कहीं पे लैंड अगर खराब हो जाता है तो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, हम कंजर्वेशन मेजर्स को मतलब लैंड को कैसे डिग्रेडेशन होने से बचाए और तो और कंजर्व कैसे करें लैंड को। We have started our land with the past generation and we'll have to do so with the future generation too। हमें लैंड पहले भी जरूरत था, अभी भी जरूरत है, आगे भी जरूरत पड़ेगा फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। जो 95% हमारा जो बेसिक नीड्स है, फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग, ये सब लैंड से ही आता है। आप लोग सोच रहे हो तो क्लॉथिंग कैसे आ रहा है, तो वो तो इंडस्ट्रीज में बनता है। क्लॉथिंग ऐसा आता है, अगर कॉटन हम नहीं उगाएंगे तो फिर हमारा कॉटन उसके बाद जाके प्रोड्यूस होकर हमारे पास ड्रेस होके कैसे नहीं आएगा। ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्रॉट about degradation of land but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land। और जो ह्यूमन एक्टिविटीज जो है सिर्फ लैंड को डिग्रेड नहीं करता, वो तो पूरा का पूरा मतलब लैंड को खराब कर देता है। मतलब जो उसका जो नेचुरल प्रोसेस है वो भी खराब कर देता है। आगे भी जाकर फर्टिलिटी अच्छे से नहीं हो पाता वो लैंड को, वो पूरा का पूरा बैरन लैंड मतलब बंजर जमीन कर देता है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्राजिंग, mining and quarrying to have and contributed significantly in land degradation। और तो और ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे हैं, अगर हम पेड़ों को काट देंगे, ओवर ग्रेजिंग कर देंगे, मतलब बार बार वहीं पे जाके अपने जो एनिमल्स, कैटल्स जो होते हैं वहां पे जाकर अगर बार बार ग्रेजिंग करेंगे या फिर बार बार माइनिंग्स करेंगे बहुत सारे जगहों पे, तो फिर ये लैंड डिग्रेडेशन होगा ही होगा। Okay, mining sites are abandoned after excavation work is completed, leaving deep scars and traces of overburdening। जब माइनिंग वर्क खत्म होता है ना, तो फिर उसके बाद उसका जो डीप स्कैर्स होता है, मतलब वहां पे बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है और तो और वो बहुत समय तक मतलब वैसा ही रहता है, कोई काम नहीं आता। इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, deforestation due to mining have caused severe land degradation। यहाँ जो जैसे स्टेट्स हैं झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ओडिशा में डिफॉरेस्टेशन बहुत ही आम सी हो चुकी थी क्योंकि वहां पे माइनिंग ज्यादा होता था और तो और ये लैंड डिग्रेडेशन बहुत ही जल्दी कर देता है, मतलब और भी क्विक कर देता है। इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवरग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ओवरग्रेजिंग, बार बार एक ही जगह पे मतलब कैटल्स को खिलाना, वो लैंड डिग्रेडेशन कर देता है। और इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर irrigation is responsible for land degradation due to waterlogging leading to increase in salinity and alkalinity in the soil। जो स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का, वो वहां पे वाटर की कमी हो जाती है, वाटर स्कैर्सिटी हो जाता है, इसीलिए वो जो लैंड है ना वो सैलिनिटी या फिर अल्कलिनिटी बढ़ जाता है उसमें, मतलब वो सलाइन हो जाता है और तो उसका एसिडिक भी हो जाता है क्योंकि वहां पे पानी कम होने की वजह से वहां पे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा होगा, तो फिर वो लोग पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स ये सब यूज करेंगे, इसीलिए उसका एसिडिक नेचर बाहर आ जाता है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन, सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर सेरेमिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। और तो और जो ग्राइंडिंग करते हैं ना लाइमस्टोन, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट, जो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, और तो और कैल्साइट, सोपस्टोन फॉर सेरेमिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ, वो जो डस्ट जो उसके बाद ग्राइंडिंग करने के बाद जो डस्ट उड़ता है ना वो एटमॉस्फेयर को बहुत ही खराब कर देता है, पोल्यूट कर देता है। इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेटेशन ऑफ वाटर इनटू सॉइल आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड। और तो उसके बाद जो
in retards the process of infiltration of water into the soil after it settles down on the land। और तो और वो जो इन्फ्लेटेशन होता है ना वाटर के साथ, उसके बाद वो सॉइल में ही आके रह जाता है, सेटल हो जाता है लैंड में। इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एज वेस्ट been become a measure of source of land and water pollution in many parts of India। हमारे अभी मतलब एक ये डिकेड या फिर पिछले वाले डिकेड को देखा जाए तो फिर यहाँ पे बहुत सारा लैंड और वाटर पोल्यूशन का एक ही कारण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होना, मतलब इंडस्ट्रीज ज्यादा होना। ओके, देर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। बहुत सारे वे से सॉल्व करने के लिए लैंड डिग्रेडेशन को, जैसे कि एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को लगाना, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। अगर मतलब एक ही जगह पे ज़्यादा ग्रेजिंग ना करके बहुत अलग जगह पे अगर जाके ग्रेजिंग करेंगे तो फिर वो भी हेल्पफुल हो सकता है। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगाएं तो फिर ओवर ग्रेजिंग से हम बच सकते हैं। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी प्रोसेस आर सम ऑफ द मेथड्स टू चेक लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज। और तो और जो सैंड ड्यून्स ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ पे अगर हम थॉर्नी ब्रूसेस का अगर ज़्यादा ग्रो करेंगे तो फिर वो वहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन कम होगा, क्योंकि वो एरिड एरियाज है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज। अगर हम वेस्ट लैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे या फिर हम लोग कंट्रोल करेंगे माइनिंग एक्टिविटीज को, और तो और प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सबअर्बन एरियाज। अगर हम जो डिस्चार्ज करते हैं हमारा जो डोमेस्टिक वेस्ट से और इंडस्ट्रियल वेस्ट से, अगर हम प्रॉपर मतलब कम हम अगर उस पानी को अगर बार बार यूज करेंगे, उसके बाद उसका काम खत्म होने के बाद जाके हम अगर कम वेस्ट अगर छोड़ेंगे तो फिर लैंड और वाटर के लिए अच्छा है। मतलब अच्छा तो नहीं है, तो मतलब कम पोल्यूट होगा वाटर और लैंड। ओके, सॉइल एज ए रिसोर्सेस, ये वाला पैराग्राफ पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वेज है लैंड डिग्रेडेशन का, मतलब कैसे रोका जाए, प्रॉब्लम्स जो लैंड डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम है उससे हम कैसे सॉल्व करें। ओके, सॉइल एज ए रिसोर्सेस, सॉइल हमारे लिए कैसे रिसोर्स है। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस। सॉइल सबसे बड़ा रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। ये सपोर्ट करता है प्लांट ग्रोथ होने के लिए, और तो और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी सपोर्ट करता है अर्थ में। द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम, सॉइल एक लिविंग सिस्टम की तरह ही है। इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू ए फ्यू cm इन डेप्थ रिलीफ डेप्थ। ओके, जो सॉइल होता है ना उसे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है फ्यू cm ऊपर उठने के लिए। ओके, रिलीफ पेरेंट रॉक और बेड रॉक, जहाँ पे climate, vegetation and other forms of life and time are important factor in the formation of the soil। जो ऊपर जो रहता है ना वो पेरेंट रॉक और बेड रॉक होता है, जो मतलब जो नीचे पूरा रहता है वहां पे बहुत ही वो फाउंडेशन होता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा नीचे रहता है। और वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। और तो और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा समय रहते हैं, और तो और वहाँ पे बहुत सारे उसके बाद सेडिमेंट्स होके या फिर सॉइल बन के उसके बाद जाके पूरा का पूरा टॉप सॉइल में आता है। जो फैक्टर्स हैं टेम्परेचर, रनिंग वाटर, और तो और ग्लेशियर्स, विंड, डिकम्पोजिशन, और तो और ये फॉर्मेशन करता है सॉइल को। ओके, केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस which take place in the soil are equally important।
और तो और जो केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस जो होता है लैंड में, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉइल के लिए। ओके, सॉइल आल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। जो सॉइल जो है ना, वो कंसिस्ट करता है दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को। On the basis of factors responsible for soil formation, color, thickness, texture, age, chemical, physical properties, the soils of India are classified in different types। और तो और जो सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है, मतलब उसका भी सॉइल में बहुत सारे चीजें हैं हमें देखने के लिए, जानने के लिए, जैसे कि सॉइल का कैसे फॉर्मेशन हुआ, कलर क्या है, कितना थिकनेस है, एज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और तो और इंडिया में बहुत सारे टाइप्स के सॉइल्स हैं, जैसे कि एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड लेटरल सॉइल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स के हम सॉइल्स हैं इंडिया में। इंडिया has varied relief features, landforms, climatic reliefs and vegetation types। इंडिया के पास मतलब बहुत सारी चीजें फीचर्स हैं, जैसे कि लैंडफॉर्म्स है, क्लाइमेटिक अच्छा है, वेजिटेशन है, और तो और वहाँ पे और भी डेवलपमेंट के लिए वो कंट्रीब्यूट करता है। कैसे, हमारा सॉइल्स के बारे में हमें पता होना। एलुवियल सॉइल दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल। इंडिया में ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल है, और तो और ये बहुत ही फर्टाइल है। द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ अलुवियल सॉइल। जो इंडिया का जो टॉप मतलब नॉर्दर्न प्लेन नहीं है, वहां पे पूरा का पूरा अलुवियल सॉइल ही है। These have been deposited by three important Himalayan river system, the Indus, Ganga and the Brahmaputra। और तो और इसे बनाने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया है तीन रिवर ने। वो तीनों रिवर का नाम है इंदस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, these soils are extended in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor। और तो और राजस्थान और गुजरात में भी है नैरो कॉरिडोर, मतलब बहुत ही कम है मगर है। Alluvial soil is also found in eastern coastal plains, particularly in the deltas of the Mahanadi river, the Godavari river, the Krishna and the Kaveri rivers। और तो और alluvial soils महानदी के डेल्टा में पाया जाता है, गोदावरी के डेल्टा में भी, और तो कृष्णा और कावेरी रिवर्स के डेल्टा में भी alluvial soil हमें मिलता है। Alluvial soil consists of various proportion of sand, silt and clay। और तो alluvial soil के अंदर बहुत सारे proportion sand होता है, silt होता है और clay भी होता है। As we move inland towards the river valleys, soil particles appear somewhat bigger in size। अगर हम मूव करेंगे मतलब इनलैंड की तरफ, तो फिर वहां पे जो रिवर वैलीज के पास होता है जो सॉइल पार्टिकल्स, वहां पे बड़े साइज के मिलते हैं। इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप द सॉइल्स आर कोर्स। मतलब यहाँ पे जो ऊपर जो रहता है रिवर वैली का जो सॉइल, वहां पे थोड़ा स्लोप की तरह होगा, ब्रेक ऑफ स्लोप मतलब स्लोप की तरह रहेगा। और द सॉइल्स आर कोर्स, such soils are more common in pediment plains such as Duars, Chaos and Terrace। और तो और इनके जो सॉइल्स होता है डुअर्स, चॉइस एंड तेरिया, उसके तरह ही होता है। Apart from the size of the grains or components, soils are described on the basis of age। और तो और सॉइल को अपने एज के हिसाब से डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि खदर, भंगर। अकॉर्डिंग टू देयर एज, alluvial soil classified as older alluvial भंगर एंड न्यू alluvial खदर। जो ओल्डर होता है वो भंगर होता है, और जो न्यू होता है वो खदर होता है। भंगर ओल्ड, खदर न्यू। द भंगर सॉइल हैज द हायर concentration of कंकर न्यूडल्स देन द खदर। जो भंगर जो होता है, भंगर सॉइल जो होता है वहां पे हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर न्यूडल्स होता है खदर से पहले। इट हैज फाइन पार्टिकल्स एंड इट्स मोर फर्टाइल देन भंगर। पर
जो खदर होता है ना, वहां पे मोर फर्टाइल लैंड होता है भंगर से भी. Alluvial soils such as whole are very fertile. Mostly these soils contain adequate proportion of potash. यहाँ पे important points थे. Mostly these contain potash, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal pulse crops. Due to its high fertility, regions of alluvial soils are intensively cultivated and densely populated. Soils in the dried areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation. जो alluvial soil होता है बहुत पूरा का पूरा important है, मतलब बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, और तो और उसके पास पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और तो और लाइम है उसमें, और ये हेल्प करता है शुगर केन को बढ़ाने के लिए, मतलब गन्ने का खेत कर सकते हैं उसमें, और तो और पैडी कर सकते हैं, व्हीट कर सकते हैं एंड अदर कैरल एंड पल्स क्रॉप्स भी कर सकते हैं. उसका हाई फर्टिलिटी की वजह से वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड हो चुका है. और तो और जो सॉइल्स होता है ड्रायर एरियाज में, वहां पे अल्कलाइन मतलब एसिडिक ज्यादा हो जाता है, इसीलिए उसके अगर हम उसे अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, इरिगेशन करेंगे, तो फिर वहां पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगा. ब्लैक सॉइल, these soils are black in color and also known as rigger soil. ये ब्लैक सॉइल जो होता है ना, वो उसे रेगर सॉइल पे कहते हैं क्योंकि ये ब्लैक इन कलर है. ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल. जो ब्लैक सॉइल होता है उसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हम कॉटन को ग्रो कर सकते हैं. इट इज बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलोंग द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल. यहाँ पे माना जाता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन के वजह से जो पेरेंट रॉक मटेरियल है उसके वजह से ये ब्लैक सॉइल फॉर्मेशन हुआ, इंपॉर्टेंट फैक्टर है. दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल of the Deccan Trap region spread over northwest Deccan Plateau and is made up of lava flows. ये जो डेक्कन ट्रैप मतलब जो डेक्कन प्लेटू के अंडर ये आता है ब्लैक सॉइल. जो पूरा डेक्कन प्लेटू है वो पूरा का पूरा ब्लैक सॉइल ही है, उसमें कवर करता है. They cover the plateaus of Maharashtra, Saurashtra, Malwa, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and extend in the northeast direction along the Godavari and Krishna valleys. और तो ये बहुत ही बड़ा रीजन को कवर किया है, जैसे कि महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तो और गोदावरी और कृष्णा रिवर वैलीज के पास भी. The black soils are made up of extremely fine clayey material. जो ब्लैक सॉइल जो होता है पूरा का पूरा फाइनली क्लेली मटेरियल से बना होता है. दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर. और तो और वो लोग मतलब वो ब्लैक सॉइल उसमें बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करने का ताकत है. इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास. और तो और वो ज्यादा से उसमें इंपॉर्टेंट मतलब सॉइल न्यूट्रिएंट्स है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और एंड लाइम, और लाइम भी है. these soils are generally poor in phosphoric contents. यहाँ पे phosphoric acids का मतलब कम है, न्यूट्रिएंट कम है. they develop deep cracks during hot weather which helps in proper aeration of soil. These soils are sticky when wet and difficult to work on unless till immediately after the first shower or during the pre-monsoon period. और तो और यहाँ पे हॉट वेदर में यहाँ पे डीप क्रैक्स हो जाते हैं, इसके वजह से प्रॉपर एरिएटेशन होता है, मतलब एयर पास हो पाता है सॉइल में. और तो और ये सॉइल मतलब तब काम करना डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर जब वेट हो जाता है तो फिर वेट के तुरंत ही बाद अगर वो काम करेंगे मतलब सॉइल के ऊपर प्रोडक्शन करेंगे कॉटन का, तो फिर अच्छा प्रोडक्शन होता है. रेड एंड येलो सॉइल्स. रेड सॉइल्स डेवलप्स एंड on crystal igneous rock in areas of low rainfall in eastern and southern parts of Deccan Plateau. जो रेड सॉइल होता है वो वहां पे हम डेवलप कर सकते हैं क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक को.
वहां पे क्योंकि वहां पे लो रेनफॉल होता है इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। वहां पे जो ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट्स डेक्कन प्लेट्यू के वहां पे रेड सॉइल ज्यादातर पाया जाता है एंड रेड सॉइल्स वेल अर्न रेड सॉइल्स पाए जाते हैं। वेल अर्न रेड सॉइल्स आर आल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, southern parts of middle Ganga plain and along the pediment zone of western Ghats। और तो और ओडिशा, छत्तीसगढ़ एक्सेट्रा मतलब और भी जगह मिडिल गंगा प्लेन में वहां पे भी पाया जाता है, वेस्टर्न घाट्स में भी। These soils develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rock. It looks yellow when it occurs in a hydrate form। और तो और ये जब सॉइल डेवलप होता है उसके बाद वो रेडिश हो जाता है क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक वहां पे फॉर्म होता है। और तो आयरन इन क्रिस्टलाइन टू डिफ्यूजन ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। और तो और ये वेल्लो तब दिखने लगता है जब ये हाइड्रेट फॉर्म में होता है। Laterite soil. Laterite has been derived from Latin word later, which means brick। Laterite soil का ये मतलब है लैटिन वर्ड से वो डिस्क्राइब हुआ है, उसका मतलब ये है कि लेटर मतलब ब्रिक, ब्रिक। ओके, द laterite soil develops under tropical and subtropical climate with alternate wet and dry season। ये जो सॉइल होता है ये मेनली फॉर्म होता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, जहां के वेट और ड्राई सीजन दोनों पॉसिबल होगा। दिस सॉइल इज ए रिजल्ट इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। और तो और ये यहाँ पे ज्यादा हैवी भी रेन हो रहा होगा और ज्यादा धूप भी हो रहा होगा। लेटरिटिक सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप। और तो और यहाँ पे बहुत ही डीप एसिडिक होता है, pH 6.0। ओके, जनरली डिफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑकर मोस्टली इन साउदर्न स्टेट्स। और ये ज्यादातर साउदर्न स्टेट्स में होता है, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स रीजन में, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल और तो नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में भी होता है। वेयर दिस सॉइल सपोर्ट डिसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। और तो और वो सपोर्ट करते हैं डिसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट का। इट इज ह्यूमस रिच under but under sparse vegetation and in semi-arid environment it is generally humus poor। और तो और ये इस यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ह्यूमस का रीच है, मतलब ह्यूमस मतलब जो प्लांट को ग्रो करने के लिए हेल्प करता है, पर अंडर स्पार्स वेजिटेशन एंड इन सेमी एरिड एनवायरमेंट, पर यहाँ पे ज्यादा वेजिटेशन हो नहीं पाता क्योंकि ये सेमी एरिड एनवायरनमेंट पे रहता है। इट इज जनरली ह्यूमस पोर। और तो और यहाँ पे ह्यूमस का ज्यादा कम भी हो जाता है। दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू पोजिशन ऑन द लैंडस्केप। और तो और यहाँ पे इरोजन और डिग्रेडेशन होने का बहुत ही चांसेस है क्योंकि यहाँ पे लैंडस्केप भी हो सकता है। आफ्टर एडॉप्टिंग appropriate soil conservation techniques, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, this soil is very useful to growing tea and coffee। और तो और ये टी और कॉफी बनाने के लिए भी बहुत ही अच्छा सॉइल मतलब इसमें बन सकता है। रेड लेटरेट सॉइल्स इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट। और तो और यहाँ पे कैश्यू नट भी बना सकते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में। वहां पे एनवायरनमेंट पूरा का पूरा बन जाता है बनाने के लिए। एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। यहाँ पे रेड टू ब्राउन इन कलर होता है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज obtained by evaporating the water। और तो और यहाँ पे सैंडी हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा बालू की तरह हो जाता है। और तो और सलाइन हो जाता है, मतलब बहुत ही लैंड पूरा मतलब अल्कलाइन, वहां पे पूरा का पूरा सॉल्ट का लेवल बढ़ जाता है उस लैंड में। और तो और यहाँ पे
सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ से हम वाटर को इवेपोरेट करके वहाँ से हम सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं. ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज फास्टर एंड सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर. और तो और ये ड्राई क्लाइमेट के रहने के वजह से, हाई टेम्परेचर के रहने की वजह से यहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ही स्पीड में होता है, और तो और यहाँ पे ह्यूमस और मॉइस्चर नहीं रहता, बहुत ही कम रहता है. द लोअर हॉरिजन्स ऑफ द सॉइल्स आर ऑक्युपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स. और तो जो लोअर हॉरिजन्स होता है सॉइल का, वहां पे कंकर जमा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम बढ़ जाता है डाउनवर्ड्स नीचे. द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन रिस्ट्रिक्ट द इन्फ्लेटेशन ऑफ वाटर. और जो कंकर लेयर फॉर्म हो जाता है वो रिस्ट्रिक्ट करता है वो वाटर को इन्फ्लेटेशन के लिए. आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन these soils become cultivable as has been in the case of western राजस्थान. और तो अगर इसे प्रॉपर इरिगेशन से हम करेंगे तो फिर वहाँ पे कल्टिवेशन हो सकता है, जैसे कि हम वेस्टर्न राजस्थान में देखें. फॉरेस्ट सॉइल्स क्या है? These soils are found in hilly and mountainous areas where sufficient rain forests are available. ये ज्यादातर सॉइल्स फाउंड होता है हिली और माउंटेनियस रीजन में, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट अवेलेबल होगा. द सॉइल्स टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फाउंड. जो सॉइल का टेक्सचर होता है माउंटेन एनवायरनमेंट को देख के ही होता है. और तो और वहां पे लूमी और सिल्टी इन वैली साइड कॉर्स गेन्ड इन अपर स्लोप. और तो यहाँ पे जो लूमी और सिल्टी इन वैली साइड एंड कोर्स गेन्ड इन अपर स्लोप, वो भी हेल्प करता है सॉइल को ग्रो करने के लिए. इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयस दोज सॉइल एक्सपीरियंस denudation and are acidic with low humus contents. The soils found in lower parts of the valleys, particularly in the river traces and alluvial fans, are fertile. और तो जो हिमालयन पार्ट्स होता है, मतलब जो हिमालय का पार्ट होता है, वहां पे बहुत ही कम मतलब पूरा का पूरा एसिडिक हो जाता है सॉइल. जो हमें फॉरेस्ट सॉइल मिलता है वो ज्यादातर लोअर पार्ट्स में मिलता है माउंटेन्स का. और तो और वहां पे वैलीज होते हैं, रिवर वैलीज होते हैं, जहां पर ज्यादा से ज्यादा फर्टाइल अलुवियल सॉइल्स होते हैं, जो कि बहुत ही फर्टाइल है. एट लास्ट हम बात करने वाले हैं सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में. सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन. The denudation of soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. जो सॉइल जो कवर हो वाश होके जला जाता है, उससे हम सॉइल इरोजन कहते हैं. जब हम the process of soil formation and erosion go on simultaneously, generally there is a balance between the two. जो प्रोसेस होता है सॉइल फॉर्मेशन का और इरोजन का, उन दोनों का साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों एक ही साथ होते हैं, क्योंकि उनके बीच में एक बैलेंस रहता है. समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्राजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग. और बहुत मतलब समटाइम्स ये बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि वहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज का लागू हो जाता है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, या फिर ओवरग्राजिंग, या फिर कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, या फिर माइनिंग एक्टिविटीज हो जाएगा इसके वजह से. व्हाइल नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोजन. और तो और जो सॉइल इरोजन होता है वो विंड, ग्लेशियर और वाटर की वजह से होता है. द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द ग्लेली सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज. और तो और जो रनिंग वाटर जो होता है, जो बार बार दौड़ता है, वहां पे जो क्ले सॉइल्स जो फॉर्म हो जाता है, उसके बाद एक डीप चैनल्स हो जाते हैं, उससे हम गलीज कहते हैं. द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज नोन एज बैड लैंड. और तो और उसके बाद वहां पे कल्टिवेशन नहीं हो सकता, इसलिए हमें बैड लैंड कहते हैं वहां पे. इन द चंबाई बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रावाइंस. जो चंबाई बेसिन में होता है उस लैंड को हम कहते हैं रावाइंस. Sometimes water flows as a sheet over large areas down a slope. In such, और तो और
यहाँ पे अगर हम पूरा का पूरा वाटर फ्लो हो जाएगा बहुत ही बड़े जगह पे, इन सच केसेस सॉइल इज वॉश्ड अवे, और तो और वहां उस केस में पूरा का पूरा सॉइल पूरा का पूरा ले जाता है, मतलब पूरा का पूरा वॉश हो जाता है। दिस इज नोन एज सीट इरोजन, और इसे हम कहते हैं सीट इरोजन। ओके, विंड blows loose soil of flat और sloping land known as wind erosion। जो विंड जो होता है, अगर हम विंड से अगर इरोजन हो जाता है तो फिर वहां पे उसे हम कहेंगे विंड इरोजन, क्योंकि विंड के थ्रू पूरा का पूरा जो सॉइल का जो ऊपर का फ्लैट है, मतलब जो पूरा का पूरा उड़ जाता है, मतलब वॉश हो जाता है, उसे हम विंड इरोजन कहेंगे। सॉइल इरोजन इज आल्सो कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग, प्लगिंग इन द रॉन्ग वे अप डाउन द स्लोप फ्रॉम चैनल्स ऑफ द क्विक फ्लोर वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। जो सॉइल इरोजन होता है वो अगर हम प्रैक्टिस मतलब फार्मिंग का अच्छे से हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे, मतलब फार्मिंग अच्छे से नहीं कर रहे होंगे, या फिर प्लगिंग मतलब पानी अच्छे से नहीं दे रहे होंगे, और तो और वहां पे अच्छे से स्लोप नहीं बना पा रहे होंगे, तो फिर वहां पे चैनल्स हो जाएगा, उसके बाद वो सॉइल इरोजन के लिए लीड करेगा। प्लगिंग along the contour lines can accelerate the flowed water down the slope। अगर हम प्लगिंग अच्छे से करेंगे तो फिर वो कॉन्टर लाइन्स फॉर्म करके वो वाटर को फ्लो करने के लिए स्लोप्स के थ्रू हेल्प करेगा। दिस इज कॉल्ड कॉन्टर प्लगिंग, इसे हम कॉन्टर प्लगिंग कहते हैं। स्टेप्स कैन बी कट can be out on the slopes making terrace cultivation restrict erosion। और जो टेरेस कल्टीवेशन होता है वो रेस्ट्रिक्ट करता है इरोजन को। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। जो वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयस में वहां पे ज्यादा से ज्यादा टेरेस फार्मिंग ही होता है। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ द विंड। जो वहां पे जो लार्ज एरिया फील्ड्स होते हैं वहां पे स्ट्रिप्स कर देते हैं, और उसके बाद वो ग्रास को छोड़ देते हैं ग्रो होने के लिए, क्रॉप्स बनने के लिए, और उसके बाद जो विंड का जो फोर्स है उसके बाद उसे ब्रेक कर देते हैं। दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ द विंड। उसके बाद फोर्स ऑफ द विंड ब्रेक्स अप हो जाता है, और इस मेथड को कहते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग, और दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर आल्सो वर्क्स इन सिमिलर वे। जो अगर हम ट्रीज को अगर एक ही लाइन में करके प्रॉपर स्पेस में अगर शेल्टर कर देंगे, मतलब प्लांट कर देंगे, तो फिर अच्छा ग्रो हो सकता है। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स, और तो और वो रोज में अगर करेंगे तो फिर हमें शेल्टर बेल्ट्स वो कहते हैं। दीज शेल्टर बेल्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स एंड इन स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। और तो और जो ये शेल्टर बेल्ट है ये बहुत ही एफिशिएंटली काम किया है जो वेस्टर्न इंडिया में, जो राजस्थान डेजर्ट एरिया में। तो फिर ये मेथड्स थे जो हम इसके थ्रू हम प्लॉगिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड लास्ट आई वांट टू से स्टे इन होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।